जब कभी मैं अपनी ज़िंदगी की किताब के पन्ने पलटती हूँ तो ना जाने कितने खुशगवार और पीड़ित लम्हे एक किरदार की तरह मुझसे बतियाने लगते हैं और मेरी ज़िंदगी की ड्योढ़ी पर पतझड़ के झरे पत्तों पर चलते हुए मुझे अतीत की ओर ले जाते हैं या फिर वर्तमान में चलना सिखाते हैं। वे मेरे संग संग चलते हैं, चल रहे हैं अनवरत। 23 नवंबर की ओस भीगी सुबह नर्मदा नदी के पावन तट पर बसे मध्य प्रदेश के मंडला शहर में एक खूबसूरत कन्या शिशु ने जन्म लिया। अपनी मां सूरतवंती वर्मा को रात भर की अपार पीड़ा से मुक्त करने वाली ये कन्या संतोष थी। उनके पिता श्री गणेश प्रसाद वर्मा मंडला शहर में जिला मजिस्ट्रेट के पद पर आसीन थे। उनका काफी रसूख था। उनके जन्म के समय जबलपुर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलवाए गए और उनकी पैदाइश पर पुलिस द्वारा 30 बंदूकों की सलामी दी गई थी। तब पीड़ा में भी मुस्कुराते हुए मां ने कहा था, निश्चय ही मेरी बेटी अनेक ऊंचाइयों को छुएगी। उन्होंने खुश होकर अपने अत्यंत प्रिय भाई संतोष के नाम पर अपनी बेटी का नाम भी संतोष रख दिया। उनका बचपन इसी बंगले में प्रकृति के सानिध्य में गुजरा। जब वे 4 वर्ष की थीं, तब बाबूजी समय पूर्व सेवानिवृत्ति ले जबलपुर शिफ्ट होकर वकालत करने लगे। संतोष की स्कूल की पढ़ाई विधिवत आरंभ हो गई। आरंभ में वे नर्मदाबाई स्कूल में पढ़ी। तत्पश्चात 7वीं से 10वीं तक महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय में। उन दिनों वे को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा सक्रिय थी। नाटक, नृत्य, बैडमिंटन में उनकी अपार रुचि थी। एनसीसी में उन्हें राज्य स्तरीय बेस्ट कैडेट अवार्ड भी मिला था। संतोष को लेखन जन्म घुट्टी में मिला था। बाबूजी दर्शन शास्त्र के विषयों पर लेखन करते थे। अम्मा समाज सेविका तो थी ही, साथ में जबलपुर की मेयर भी रह चुकी थी। बड़े भाई विजय पत्रकार, लेखक एवं रंगकर्मी थे। घर में लेखकों, पत्रकारों, संपादकों का आना जाना लगा रहता। इन सब के बीच संतोष का जैसे लेखिका बनने का भविष्य निर्धारित होता गया। हालांकि बाबूजी की इच्छा थी कि वो एडवोकेट बने, लेकिन छोटी सी उम्र से ही उनका झुकाव लेखन के प्रति बढ़ता गया। हाई स्कूल पास कर उन्होंने नेपियर टाउन स्थित एमएच कॉलेज ऑफ होम साइंस फॉर विमेन में बीए आर्ट्स के फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया। वे दिन थे प्यार मोहब्बत के, सुनहरे सपने देखने के, लेकिन संतोष के अंदर एक खौलता दरिया था जिसका उबाल उन्हें चैन न लेने देता। दिन में आंखों के सामने कोर्स की किताबें होती और रात में कागज कलम थामे दुनिया जहान को टटोलने की जद्दोजहद। एक जिद थी उनके अंदर, हार नहीं माननी है। हारना शब्द उनके शब्दकोश में नहीं था। वे कच्ची उम्र के दिन जरूर थे, पर इन्हीं दिनों ने उनके भीतर झूठी मान्यताओं, थोथी परंपराओं एवं अंधविश्वासों के खिलाफ खड़े होने की जिद पैदा की। इन्हीं दिनों ने उन्हें ये सिखा कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम उस सब कुछ का विरोध करो जो हो रहा है, जो होता आया है, पर उसका विरोध अवश्य करो जो सहजता में अवरोध पैदा कर रहा है। तब उन्होंने 15 साल की उम्र में अपनी पहली कहानी लिखी, जो जबलपुर से निकलने वाली लघु पत्रिका कृति परिचय में प्रकाशित हुई। उन्हें पढ़ना था, कुछ कर दिखाना था। उन दिनों लेखन के अलावा वे नृत्य, सितार और चित्रकला में भी अभ्यास करने लगी। कथक नृत्य की शिक्षा उन्हें नृत्य गुरु नरसप्पा जी से विधिवत प्राप्त हुई। कॉलेज के वार्षिकोत्सव में द्वारिका प्रसाद मिश्र रचित कृष्णायन की नृत्य नाटिका में उन्होंने राधा की प्रमुख भूमिका निभाई। फिर कई नृत्य और नाटक के कार्यक्रम कॉलेज में भी मंचित किए। विजय भाई पत्रकार होने के साथ साथ नव भारत प्रेस में समाचार संपादक भी थे। उन्हीं से उन्होंने पत्रकारिता का क ख ग सीखा। बाद में उन्होंने दिल्ली से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स द्वारा
पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अपने ददीहाल में एमए करने वाली वे पहली लड़की थी, वो भी फर्स्ट डिवीजन में। व्यंग के पुरोधा हरिशंकर परसाई जी उनके कॉलेज के पास ही रहते थे। वे अपनी लिखी कहानियां उन्हें सुनाया करती। परसाई जी से मिले मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन के चलते उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं में अपनी कहानियां भेजनी शुरू कर दी। धर्मयुग, सारिका, ज्ञानोदय, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कहानी, नई कहानियां, आजकल, माया, माधुरी, मनोरमा और ढेरों लघु पत्रिकाओं में उनकी कहानियां प्रकाशित होती रहीं और उनका एक वृहद पाठक वर्ग तैयार होता गया। एक कहानी छपती और ढेरों पत्र प्रशंसकों के आते। विशेषांकों, साझा संकलनों के लिए कहानियां आमंत्रित की जाती। परिचर्चाओं में उन्हें प्रमुखता दी जाती। असम, मेघालय के सेना अधिकारियों के बीच संतोष बहुत लोकप्रिय थी। जबलपुर के साहित्यकार वर्ग में संतोष का खासा नाम हो चुका था। जबलपुर के सिटी कॉफी हाउस में अक्सर लेखकों का जमावड़ा रहता। वहीं एक बार हरिवंश राय बच्चन जी आए। संतोष विजय भाई के साथ उनसे मिलने गई। बच्चन जी ने अपने कविता संग्रह हलाहल भेंट करते हुए उन्हें आशीषा और फिर जबलपुर छूट गया। हुआ यूं कि इमरजेंसी के दौरान विजय भाई के मित्र एसपी सुरेंद्र प्रताप सिंह कलकत्ता से धर्मयुग में बतौर पत्रकार मुंबई आ गए। अपनी योग्यता के लिए उचित प्लेटफॉर्म की तलाश में विजय भाई भी पहुंच गए और कुछ महीनों बाद संतोष भी मुंबई आ गई। संतोष को एक नए जीवन की तलाश थी, जहां वो नारी विषयक वैचारिक अवरोधों के खिलाफ हल्ला बोल सकें। वो वक्त था मुंबई में प्रगतिशील आंदोलन, इप्टा और ट्रेड यूनियन आंदोलनों का। कई नामी गिरामी लेखक फिल्मी गीत और संवाद लिखने को विभिन्न प्रदेशों से आए थे। तब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप अपने चरम पर था। यहाँ से निकलने वाली पत्रिकाओं से मुंबई की एक अलग पहचान बनती थी। पृथ्वी थिएटर एवं तेजपाल थिएटर में खेले गए तुगलक, है वदन, सखाराम बाइंडर जैसे नाटक शो पे शो किए जा रहे थे। संतोष को इस सब के बीच अपनी जगह बनानी थी। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने धर्मयुग में एवं राजेंद्र यादव ने उन्हें हंस में खूब छापा। भारती जी ने उन्हें अंतरंग नाम का कॉलम लिखने के लिए दिया, जो लगातार 2 वर्षों तक चला। कथादेश में उनके लिखे नारी विषयक लेख बहुत चर्चित हुए। नवभारत टाइम्स में कहानियां तो छपती ही थीं, साथ ही वे प्रति पखवाड़े मानुषी कॉलम लिखने लगी। डेस्क वर्क वे करना नहीं चाहती थीं, सो फ्रीलांस ही किया। बहुत कुछ किया। आरटीवीसी में कई कमर्शियल प्रोग्राम लिखे जो रेडियो टीवी पर प्रसारित होते थे। कॉपीराइटिंग की। लिंटास ज्वाइन किया, जहां कई जिंगल लिखे भी, कंपोज भी किए। विज्ञापन की दुनिया से भी जुड़ी। उन्हीं दिनों मेहरुनिसा परवेज के संपादन में भोपाल से निकलने वाली पत्रिका समरलोक में अंगना नामक कॉलम शुरू हुआ, जो सन 2000 से अब तक जारी है। ये बहुत अधिक चर्चित हुआ और इन्हीं नारी विषयक लेखों को संग्रहित कर मुझे जन्म दो माँ किताब प्रकाशित हुई। ये किताब देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संदर्भ ग्रंथ के रूप में लगी है। इसी किताब के आधार पर उन्हें सरदार शहर राजस्थान के डीम्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की मानद उपाधि भी मिली। उनके स्त्री विमर्श के लेख पूरे देश के विभिन्न अखबारों में, पत्रिकाओं में, जो विभिन्न नामों से सक्रिय साहित्य एजेंसियों द्वारा संचालित थे, छपने लगे। वे दैनिक संध्या लोकस्वामी में 2 वर्षों तक साहित्य का पन्ना संपादित करती रहीं। ललित पाहवा जब मेरी सहेली पत्रिका लॉन्च कर रहे थे, तो संपादक के पद का ऑफर लेकर खुद उनके घर आए थे, पर मेरी सहेली का कलेवर उनके मिजाज के खिलाफ था, लिहाजा इनकार करना पड़ा। उन्हीं दिनों रमेश श्रीवास्तव दिल्ली और आगरा में इप्टा द्वारा खेले गए नाटक आखिरी क्षमा में अभिनय कर रहे थे। आरटीवीसी ज्वाइन कर वे अभी मुंबई में सेटल होने की कोशिश में ही थे कि साहित्यिक तबके ने उनका घेराव कर उनसे संतोष का विवाह कर दिया। संतोष वर्मा अपने नाम के आगे रमेश लगाने लगी। अपने लेखन काल में उन्होंने 3 बार नाम बदले, संतोष वर्मा, संतोष रमेश और संतोष श्रीवास्तव, लेकिन इससे उनकी लेखकीय पहचान में कोई फर्क नहीं पड़ा। वे हेमंत को जन्म देने के लिए उज्जैन आ गई।
अम्मा बाबूजी जबलपुर छोड़कर वहीं आ बसे थे। हेमंत जब गर्भ में था तो बाबूजी गीता के गूढ़ अर्थ संतोष को समझाते। गीता को संतोष ने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होती। उन्हीं दिनों उन्होंने बाबूजी से होम्योपैथी रेमेडी भी सीखी। वे उज्जैन के साहित्यिक वर्ग से भी जुड़ी, जहां उन्हें कालिदास सम्मान से विभूषित किया गया। ये उनके जीवन का पहला सम्मान था। हेमंत के जन्म के बाद वे मुंबई आ गईं और हेमंत की परवरिश के दौरान स्वतंत्र पत्रकारिता और लेखन में रमी रहीं। इस सब के बावजूद जो वे चाहती थीं वो नहीं हो रहा था, लिहाजा वे अवसादग्रस्त हो गईं और धीरे धीरे अपना स्वास्थ्य खोने लगी। हताशा के उन्हीं पलों में एक दिन अचानक उनकी छोटी बहन प्रमिला वर्मा ने उनके हाथों में एक किताब पकड़ाई, बहके बसंत तुम, उनका अपना पहला कहानी संग्रह। ये वो कहानियां थीं जो संतोष जी ने विभिन्न पत्रिकाओं के लिए लिखी थीं और जो खूब सराही गई थी। संतोष जी के हाथ में वो किताब थमाते हुए उन्होंने कहा था, मैं अपनी जुझारू बहन को हारते कैसे देख सकती थी। उठो, तुम्हें हेमंत के लिए जीना है, तुम्हें साहित्य के लिए जीना है। और वे उठ खड़ी हुई। उन्होंने बीएड किया और बिरला पब्लिक स्कूल मुंबई में अध्यापन करने लगी। हेमंत को एक कामयाब इंसान बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उनकी दूसरी उठान लेखन के लिए थी। उन दिनों मुंबई से शिक नामक पत्रिका निकलती थी, जिसके संपादक रविंद्र श्रीवास्तव थे। उन्होंने शिक में उनका लघु उपन्यास टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी के साथ धारावाहिक की तरह छापा। साप्ताहिक हिंदुस्तान से जुड़कर उन्होंने संतोष को इस पत्रिका की मुंबई ब्यूरो चीफ बना दिया। वे दिल्ली के दैनिक वीर अर्जुन की भी ब्यूरो चीफ थी। पर जब भी लगता कि जिंदगी पटरी पर आ गई, कोई न कोई हादसा हो जाता। विजय भाई नहीं रहे। 48 वर्ष की अल्प किंतु अविस्मरणीय जिंदगी जीकर वे हृदयघात से चले गए। बाबूजी के बाद ये दूसरा झटका था। संतोष ने खुद को अनाथ पाया। ईश्वर के अन्याय पर वे टूट गईं। संभलने में महीनों लगे। विजय भाई के बाद आगरा दयालबाग में बिल्कुल एकाकी जीवन गुजार रही अम्मा को उन्होंने संभाला। उनके खर्चों जरूरतों में कभी कोई कमी नहीं आने दी। अम्मा बचपन से ही संतोष को अपना बेटा कहती थी कि अस्थियां नर्मदा और बनारस के मणिकर्णिका घाट में अवश्य विसर्जित की। सब एक एक कर छूटते चले गए। बिछड़े सभी बारी बारी और बिछड़ गया हेमंत भी, अपनी मां को इस दुनिया में अकेला छोड़कर। है कोई शब्द इस पीड़ा के लिए? उनकी नियति की रेखाओं में अपार दुख लिखे थे। रमेश ब्रेन हेमरेज, लिवर सिरोसिस और बाद में कैंसर से पीड़ित हुए इस दुनिया से कूच कर गए। बीमारी के दौरान उन्होंने रमेश जी की जो सेवा की, आज भी मुंबई के साहित्यकार याद करते हैं। सेवा भाव तो उनमें बचपन से ही रहा। जरूरत पड़ने पर अम्मा, बाबूजी और अपने भाई बहनों की उन्होंने जी जान से सेवा की। बड़ी बहन शीला जिज्जी को जब उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपना 1 वर्ष पढ़ाई का भी गंवा दिया। समाज में रहते हुए उन्होंने हर जाति के व्यक्ति को अपनत्व और प्यार दिया, कभी कोई भेदभाव नहीं रखा। हेमंत 23 वर्षीय संभावनाशील कवि था, जिसका सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। उसके जाने के बाद उसकी कविताओं को एकत्रित करके प्रमिला वर्मा के संपादन में मेरे रहते कविता संग्रह छपा और सन 2001 से अब तक हेमंत स्मृति कविता सम्मान प्रति वर्ष एक समारोह में प्रदान किया जाता है। संतोष और प्रमिला ने मिलकर विजय वर्मा की स्मृति में विजय वर्मा कथा सम्मान आरंभ किया, जो 1998 से 2017 तक प्रतिवर्ष मुंबई में भव्य आयोजनों में सम्मान पूर्वक दिया गया। इन पुरस्कारों से उन्होंने देश भर के नामचीन लेखकों, संपादकों को जोड़ा और पुरस्कार को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो उन्होंने अपनी मां की स्मृति में मां सूरतवंती वर्मा समाज सेवा पुरस्कार भी 2022 से आरंभ किया है।
उन्होंने महिलाओं के लिए भी कार्य करना था। उन्होंने महसूस किया कि महिलाओं की योग्यता निखर कर सामने नहीं आ रही है। अतः उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच की स्थापना 8 मार्च 2014 में मुंबई में की। साहित्य, चित्रकला और नाटक के क्षेत्र में छिपी हुई प्रतिभाओं को पर्यटन द्वारा खोजकर मंच प्रदान करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित कर हिंदी के साथ अन्य भाषाओं पर परिचर्चा तथा साहित्य के अन्य विधाओं पर विचार विमर्श करना और विभिन्न विषयों पर साझा संकलन प्रकाशित करना अब संतोष के जीवन का उद्देश्य बन गया है। प्रतिवर्ष महिला दिवस पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली 4 महिलाओं को एवं हिंदी दिवस पर 4 अहिंदी भाषी हिंदी लेखकों को सम्मानित करना भी संस्था के उद्देश्य है। इस संस्था की एकमात्र सर्वे सर्वा संतोष ने एक तरह से टैलेंट हंटिंग का काम कर नवांकुरों को आगे बढ़ाया और एक ऐसी पौध तैयार की जो आज छतनारा वृक्ष बन गई है। आज इस संस्था की विभिन्न प्रदेशों में शाखाएं हैं, जिनसे 4000 लेखक लेखिकाएं जुड़ी हुई हैं। ये संस्था नासिक तथा लखनऊ से पुरस्कृत भी हो चुकी है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे दूसरों के व्यक्तित्व की लकीर के आगे अपनी लकीर छोटी कर लेती हैं। ये सबकी प्रिय दीदी हैं। उन्होंने अब तक 26 किताबें लिखी हैं और उन किताबों के अंग्रेजी, उड़िया, मराठी, बंगाली भाषा में अनुवाद हो चुके हैं। कहानियों के अनुवाद भी लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं में हो चुके हैं। उनके लेखन पर अब तक 7 पीएचडी और 6 एमफिल हो चुके हैं। विभिन्न विश्वविद्यालय और विद्यालयों में उनकी कहानियां और पुस्तकें कोर्स में लगी हुई हैं। उनका लेखन सरहदों के पार और जेल के सीखचों के अंदर पहुंचा है। कराची से निकलने वाली पत्रिका सोजड़ों में देवी नागरानी द्वारा सिंधी भाषा में अनुदित उनकी कहानियां 1 साल तक प्रकाशित होती रही। बल्गेरिया से आई शोध छात्रा डोरा को आदिवासी इलाकों में ले जाए जाने और सहायता करने के लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। अंडमान निकोबार, उड़ीसा और भारत के अंचल में रहने वाली अन्य सभी आदिवासी औरतों पर उनके विशेष कार्यों के लिए महाराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर और बाद में केंद्रीय विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा के हाथों मुंबई के राजभवन में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब तक उन्हें देश विदेश के 30 पुरस्कार मिल चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार मित्रता संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच के तहत उन्होंने 31 देशों की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक यात्रा की है। भारत का संपूर्ण भ्रमण करते हुए वे यात्रा संस्मरण को लेखन का एक जरूरी अंग मानती हैं। भ्रमण ही तो दुनिया से परिचय करवाकर साहित्य के प्रति हमारा नजरिया मजबूत करता है। सारी उम्र संघर्षरत संतोष अब अपनी कर्म भूमि मुंबई को अलविदा कहकर मध्य प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के मंत्री संचालक कैलाश चंद्र पंत तथा अन्य साहित्यकारों के आमंत्रण पर भोपाल आ बसी हैं। जब मुंबई की सरजमी पर मेरा पहला कदम पड़ा तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ गुजरेगा। वह समय था सन 1978 का और मेरी गोद में था 3 महीने का हेमंत। 40 वर्ष मेरे मुंबई में बीते। इन 40 वर्षों में मैंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। फिर 2017 में मैं भोपाल आ गई। भोपाल बिल्कुल अनजाना शहर, ना कोई नाते रिश्तेदार, ना सगा संबंधी। सभी की जबान पर ये बात थी कि क्या जज्बा है, एक पुरुष भी ऐसा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचता है। हाँ, यहाँ आकर मुझे एल्डर केयर सेंटर में रहने का अवसर मिला और जो मैं सोच कर आई थी कि मैं भोपाल वानप्रस्थ ग्रहण करने जा रही हूँ, तो वो बिल्कुल वैसा ही यहाँ आलम है। और मैं यहाँ यह सोचकर हमेशा के लिए आ गई हूँ कि खूब लिखूँगी, खूब पढ़ूँगी। लेकिन भोपाल के साहित्यकारों ने मुझे वानप्रस्थी नहीं होने दिया। जब भी मैं यह सोचती कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ ज़िंदगी में, तो यहाँ का पूरा साहित्यकार वर्ग
मेरे सामने खड़ा नज़र आता, मुझे सपोर्ट करते हुए और मेरी वीरानियाँ और उदासियाँ दूर करते हुए। मुझे फिर भी मुंबई मेरे मन प्राणों में बसी है। मुंबई मुझे पता है मुझसे रूठ गई है और रूठ गया है ठाठे मारता समुद्र, लेकिन शायद यही जिंदगी है। हालांकि साहित्य जगत उन्हें वानप्रस्थी बिल्कुल नहीं होने देता। एक ओर जहां पंजाब के लेखक सैली बलजीत उन्हें आयरन लेडी कहते हैं, वहीं उनके गृह नगर जबलपुर में उन्हें साहित्य का सैनिक कहा जाता है। उनके नाम से वर्ष 2024 से मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति एवं हिंदी भवन न्यास द्वारा संतोष श्रीवास्तव कथा सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया गया है, जो जीवित साहित्यकार के नाम से दिया जाने वाला पहला पुरस्कार है। उनके विषय में आलोक भट्टाचार्य ने ठीक ही कहा था, मैंने तुमको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने तुमको गोली जैसे चलते देखा। वे ऐसी शख्सियत हैं जो आंधियों को भी चुनौती देती हैं और ऐसी किरण जो सूरज के ढलने पर खत्म नहीं होती, बल्कि रात होते ही चांद सितारों पे बिखर जाती है।